हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेव एंड ऑसिलेशंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। देखिए स्टूडेंट्स, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी गिवन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर जो है वो कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर बेसिकली एक होलो वेसल होता है जिसके ऊपर एक पतली सी छोटी सी नेक दी जाती है, और इस पतली सी छोटी सी नेक के बिल्कुल सामने एक बहुत ही छोटा होल जो है वो दिया जाता है। इस होलो वेसल में एयर भरी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहां से गिवन साउंड वेव जो है वो इंसिडेंट करवाएंगे इस वेसल के अंदर थ्रू इट्स नेक। अब इसके अंदर जो है वो एयर भरी हुई है। इस एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार वाइब्रेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो इन एयर मॉलिक्यूल्स की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी। जब यहाँ पर जो हम साउंड वेव इंसिडेंट करवाएंगे, जब उसकी फ्रीक्वेंसी इस एयर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में हमें यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और उस केस में अगर आप इस होल के पास कान लगाकर सुनेंगे तो उस केस में यहाँ पर आपको लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी, और जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई देगी वही फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास इंसिडेंट साउंड वेव्स की। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। A Helmholtz resonator is a hollow vessel with a short thin neck and a smaller hole opposite to the neck। एक हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर जो है वो एक होलो वेसल से बना होता है, और इस होलो वेसल के ऊपर की तरफ एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत ही पतली जो है वो नेक दी जाती है, और इस नेक के बिल्कुल ऑपोजिट हम एक स्मॉलर होल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आइए बात करते हैं इसके यूज की। इट इज यूज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन साउंड वेव। इस हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर की हेल्प से आप किसी भी गिवन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर कैसे वर्क करता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे वर्किंग। When a given sound wave is incident through its neck, resonance occurs when the natural frequency of vibrations of the air filled in it is equal to the frequency of incident sound wave, as a result of which a loud sound is heard when the ear is placed near the small hole। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको गिवन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा, साउंड वेव को इस वेसल के नेक से होकर जो है वो इंसिडेंट करवाना होगा। जब हमारे पास इंसिडेंट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी एयर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बराबर हो जाएगी, उस केस में यहाँ पर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और उस केस में अगर आप यहाँ पर कान लगाकर सुनेंगे इस स्मॉलर होल पर, तो आपको वहां पर लाउडर साउंड जो है वो सुनाई देगी, और जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव पर आपको यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई देगी वही फ्रीक्वेंसी जो है आपकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। आइए आप ड्राइव करते हैं कि आप कैसे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। मींस किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा, किस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव पर आपकी इंसिडेंट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी एयर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से इक्वल होगी, उससे मैच करेगी, वही होगी हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आप हेडिंग बना लीजिए मैथमेटिकल एनालिसिस, दैट इज डेरिवेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर। इस पूरे वेसल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर V है। इस वेसल में एयर भरी हुई है, तो एयर का वॉल्यूम भी जो है इस वेसल के वॉल्यूम के बराबर होगा। L लेंथ ऑफ द नेक, जो नेक की लेंथ है वो हमने यहाँ पर L ली है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेक,
और इस नेक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस नेक के माउथ पर साउंड वेव इंसिडेंट करवाएंगे तो इस नेक में जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इस एरिया क्रॉस सेक्शन में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गए हैं और वो डिस्प्लेस होकर कुछ यहां पर आ गए हैं और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास x है यहां पर। तो स्टूडेंट्स अब आगे क्या लिखेंगे आप इसमें, लेट x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर फील्ड इन इट ड्यू टू इंसिडेंट साउंड वेव थ्रू द माउथ ऑफ द नेक। जब आप यहाँ पर साउंड वेव इंसिडेंट करवाएंगे तो यहाँ पर जो एयर होगी उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर एयर जो है वो कंप्रेस होगी। हम मान लेते हैं कि एयर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर x है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द एयर, अब जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा यहाँ पर, पहले हमारे पास एयर का वॉल्यूम यहाँ पर v था, बट जब आप साउंड वेव इंसिडेंट करवाएंगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ डिक्रीज आएगा एयर के, और वो डिक्रीज कितना होगा हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज a इंटू x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो 100% ये होगा कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। हम मान लेते हैं प्रेशर में इंक्रीज हुआ है हमारे पास यहाँ पर P, तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो मींस यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द एयर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द एयर हमारे पास v है और ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास कैपिटल V था। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस कैपिटल K की, जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर आप यहाँ पर साउंड वेव इंसिडेंट करवा रहे हैं मींस आप यहाँ पर एयर के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि साउंड वेव के पास मैकेनिकल एनर्जी होती है और नॉर्मल स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया मींस प्रेशर। प्रेशर कौन सा, जो हमारे पास प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है माइनस v अपॉन कैपिटल V। तो यहाँ पर अगर आप E को ऊपर भेजेंगे तो आपको मिलेगा बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू माइनस पी वी बाय स्मॉल v। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी कैपिटल K इंटू स्मॉल v बाय कैपिटल V। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स स्मॉल v की वैल्यू हमें पता है, वो है हमारे पास a इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में यूज करेंगे। सो p विल बी इक्वल टू माइनस k, इस स्मॉल v की जगह हम लिख देंगे a इंटू एक्स और नीचे कैपिटल V। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब इस इंक्रीज इन प्रेशर के कारण यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट थी उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस प्रेशर के कारण कितना फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा हमारे पास P इंटू ए। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एयर इन द नेक ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर F इज इक्वल टू P इंटू ए। जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा और वो फोर्स जो है वो इतना होगा। अब हमारे पास इस P की वैल्यू है थर्ड इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन से P की वैल्यू उठाकर फोर्थ में डाल देंगे। यूजिंग 3 in 4 वी गेट F इज इक्वल टू माइनस K इंटू ए एक्स बाई वी इंटू कैपिटल A, मीन्स ये बन जाएगा F इज इक्वल टू माइनस K ए स्क्वायर बाय K ए स्क्वायर एक्स बाई वी। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस नेक में कितना हमारे पास मास जो है एयर का प्रेजेंट होगा इस पूरी नेक में, जिसकी लेंथ L है, एरिया फॉर सेक्शन A है। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम मान लें कि इस एयर की जो डेंसिटी है वो रो है, तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। अब इस नेक का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द नेक, मींस m हमारे पास होगा रो इंटू a इंटू एल। a इंटू एल है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द नेक, रो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द एयर। तो मास जो होगा इस नेक में एयर का वो इतना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ एयर फील्ड इन द नेक m इज इक्वल टू, वो कितना निकाला आपने, वो है हमारे पास रो इंटू a इंटू एल। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m में, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स m यहाँ पर मास ऑफ द एयर है जो कि नेक में फील्ड है,
जो हमने निकाला था रो इंटू ए इंटू एल, ये 6th इक्वेशन थी। तो m की वैल्यू ये पुट करेंगे और एक्सेलरेशन जो है वो डबल टाइम डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एयर की x है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा d2x बाई dt स्क्वायर। तो इन दोनों को हम यहाँ पर यूज करेंगे 7th में। यूजिंग 6 in 7 वी गेट f इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे रो इंटू ए इंटू एल और a की जगह लिखेंगे d2x बाई dt स्क्वायर। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। एक फोर्स हमने ये निकाल ली है और एक फोर्स जो है हमने 5th इक्वेशन में निकाल रखी है। तो दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 5 and 8 वी गेट रो इंटू ए इंटू एल d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर x बाई वी। तो यहाँ से d2x बाई dt स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरी टर्म को आपको इसके नीचे भेजना होगा। d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर x, रो इंटू ए इंटू एल को हमने नीचे भेज दिया, इंटू कैपिटल बी, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ए एक्स बाय रो एल वी, या फिर वी रो एल ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। माइनस वाले टर्म को आप इधर ले आएंगे तो ये बनेगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस के ए वी रो एल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि होती है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह ये लिखा हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी k इंटू ए बाई वी रो एल। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के ए वी रो एल। ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई इंटू न्यू, तो 2 पाई न्यू इंटू ये हो जाएगा। तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट के ए बी रो एल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट के बाय रो अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट ए बाय बी इंटू एल अलग लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ के बाय रो। के यहाँ पर बल्क मॉडुलस है, रो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी ऑफ द एयर है। इसकी पूरी डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हम कैसे डराइव करते हैं वो हमने इस वीडियो में पूरी डिटेल में स्टडी किया था। अगर आपको इस फॉर्मूला की डेरिवेशन देखनी है तो आप ये वीडियो जो है वो फॉलो कर सकते हैं। साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एयर जो है वो एक प्रकार का फ्लूइड होता है। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो में स्टडी किया था। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। सो न्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई न्यू एस स्क्वायर रूट ए बाय वी एल आ जाएगा। सो न्यू विल बी इक्वल टू वी एस बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ए वी इंटू एल। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो रेजोनेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो एरिया ऑफ सेक्शन पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल पर डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द नेक पर डिपेंड कर रही है। इन तीनों में से किसी को भी चेंज करके आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेटर को चेंज कर सकते हैं। मींस जो अलग अलग साइज के रेजोनेटर्स होंगे जिनका वॉल्यूम, एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द नेक, लेंथ ऑफ द नेक डिफरेंट होंगे, उनके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट रहेगी। तो अलग अलग रेजोनेटर से आप अलग अलग साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द अबव इक्वेशन गिव्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। ये इक्वेशन जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस दे रही है। इट इज क्लियर दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विल बी डिफरेंट। अलग अलग साइज के रेजोनेटर्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द नेक, वॉल्यूम ऑफ द वेसल और लेंथ ऑफ द नेक पर डिपेंड कर रही है। अलग अलग वेसल्स के लिए ये टर्म्स जो है वो अलग अलग होगी। तो सभी डिफरेंट साइज के रेजोनेटर्स के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू वेव एंड ऑसिलेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर।